नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी का निधन। बीसी खंडूरी को अंतिम विदाई दी गई। राज्य के सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। उपराष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भावुक नजर आई। हरिद्वार खड़खड़ी घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया गया। तो भुवन चंद्र खंडूरी यानी बीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने मुखाग्नि दी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का कल निधन हो गया था। लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन लंबी बीमारी और स्वास्थ्य स्थिर न होने के चलते उनका निधन हो गया और आज पूरे राज्य के सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। ये उसी दौरान की तस्वीरें, आपको दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजनीतिक तौर पर अगर देखी जाए तो बड़ी क्षति रही राजनीति में। उत्तराखंड की राजनीति में, उत्तराखंड में बदलाव हुए, उत्तराखंड में विकास हुआ। उन तमाम उतार चढ़ावों से उत्तराखंड होकर गुजरा, लेकिन उन तमाम घटनाक्रमों के साक्षी रहे। राजनीति में बड़ी भूमिका अपनी बीसी खंडूरी ने निभाई और उन्हीं तमाम चीज़ों को याद करते हुए यहाँ पर लोग पहुँचे और उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उन्हें राज्य के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सुबह उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के राज्यपाल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर बीजेपी प्रदेश कार्यालय लाया गया, जहां बड़ी संख्या में नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भावुक नजर आईं। अंतिम विदाई के बाद पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए हरिद्वार खड़खड़ी पहुंचाया गया, जहां पर उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको ये बता दें कि बीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने उनके चिता को मुखाग्नि दी। अपूर्णीय क्षति है और बड़ा हम सबको बहुत ही उनके जाने का बहुत दुख है, क्योंकि लंबा कालखंड उनके सानिध्य में रह के मैंने भी काम किया है और उन्होंने सेना में रहे हों तो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जो जीवन भर काम किया और राजनीतिक जीवन में आए तो भारत सरकार में, राज्य सरकार में, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहते हुए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ बहुत सादगी से काम किया और बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहते थे। अंतिम समय तक मैंने उनको देखा कि इस प्रकार की एक विवाद की उनके अंदर थी, साफगोई थी। उनका जीवन बहुत ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मैम, किस तरह से देखते हैं कि आज आपने पिता को अंतिम विदाई दी है नम आंखों से, किस तरह से देखती हैं? उनके व्यक्तित्व को किस तरह से याद किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, आप सभी लोग जानते ही हैं कि बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन उन्होंने अपना जीवन जिया है। बहुत ही डिसिप्लिन्ड व्यक्ति थे, समय के बहुत पाबंद थे। आज अंतिम समय भी, अब समय से पहले ही हम लोग प्रदेश कार्यालय पहुँचे तो समय के बहुत पाबंद थे, डिसिप्लिन थे, देशभक्त थे, देश की सेवा में लगातार कार्य किया। बहुत छोटी उम्र में सेना में भर्ती हुए, 3 लड़ाई 63, 65 और 71 की लड़ाई लड़ी। सेना के बाद उन्होंने फिर जब राजनीति की, उसमें भी बहुत बढ़िया समन्वय, सेना की जो अच्छी चीज़ें थी उनको लेकर आए और प्रयास ये करा कि बहुत ही ईमानदारी से, सादगी से अपना जीवन बिताएं, राजनीतिक जीवन भी बड़ा सादगी से बिताएं। मैम, पिता का योगदान काफ़ी रहा है आपकी राजनीति में, क्या लगता है कि आगे चल के अपने पिता का नाम रोशन करने का काम करेंगे? मेरे जीवन में अगर मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, उनकी संस्कारों की वजह से हूँ, उनकी सीख की वजह से हूँ। बचपन से लेकर आज तक, जब तक वो, कल तक मैं कहूँ, परसों तक, कल सुबह तक जब वो थे, एक ही चीज़ हमेशा उनके से सुनाई देती थी कि जो कार्य मिला है उसको ईमानदारी से करो, अच्छे से कार्य करो, देश की सेवा करो, समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करो, ईमानदारी से करो और बहुत सादगी से करो। तो ये सीख मैंने अपने पिताजी से सीखी।
प्रवेश राय हरिद्वार से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रवेश, क्योंकि यहाँ पर भारी लोगों की भीड़ भी नजर आई और राजनीतिक लिहाज से देखें तो कौन कौन यहाँ पर मौजूद नजर आया और किस किस ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की? जी मनीषा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके बीसी खंडूरी की जब यहाँ पे मुखाग्नि हुई तो ये देखा गया कि जो राजनीति की बड़ी हलचलें थी वो भी देखी गई। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो बड़ा चेहरा था मनोहर लाल खट्टर, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। स्वामी संत महाराज से काफी लोग पहुंचे थे। जिस तरीके से कैलासानंद महाराज की बात की जाए या महंत रविंद्रपुरी की बात की जाए तो जो बड़े साधु संत थे वो सभी यहाँ पर पहुंचे थे और लगभग 2 से ढाई घंटे मुख्यमंत्री प्रदेश के लगातार यहाँ पर खड़े थे और लगातार वो ये भी बता रहे थे कि जो लोग थे वहां पर उनको संवाद के द्वारा ये भी बता रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने जिस तरीके से प्रदेश के लिए जो भी यहाँ पे कार्य किए लगातार अशोभनीय कार्य थे। और लगातार जिस तरीके से ये देखा जाता था कि जो खंडूरी साहब के जब समय था, जब अपने काल में थे, तो ये देखा जाता रहा कि बात की जाए कैबिनेटों में लगातार बैठकों की, जिस तरीके से विधानसभा में अपने तीखे भाषण को लेकर के हमेशा चर्चाओं में बने रहते थे, क्योंकि ये देखा जाता था कि प्रदेश के लिए लगातार वो आवाज उठाते रहे हैं। और ये भी देखा गया कि जब वो पहले आर्मी में थे, कम उम्र में जब वो आर्मी में हो गए थे तो उन्होंने आर्मी में भी काफी अपना देश के लिए सहयोग दिया। तो जिस तरीके से देखा गया कि अब पंचतत्वों में जब विलीन हो गए तो लोग यहाँ पे बड़े राजनीति के चेहरे, साधु संत और काफी जब यहाँ पे मजमा इकट्ठा हुआ, काफी भीड़ देखने को मिली। जिस तरीके से जो कहा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति हो उसका जब आखिरी सफर होता है तो वहां पे उसके जीवन का कार्यकाल पता चल जाता है। तो इसी तरीके से आज के जब पंचतत्व में विलीन हुए, जब वहां पे मुखाग्नि का वक्त हुआ, मनीष जो उनके पुत्र थे, बड़े पुत्र, उन्होंने मुखाग्नि दी, तो वहां पे जो लोग थे यानी कि बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। और ये भी देखा गया कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, तो जो बड़े बड़े चेहरे थे जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जी लेकिन अगर हम राज्य के विकास की बात करते हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए उनके योगदान की बात करते हैं, उनके फैसलों की बात करते हैं, उनके बदलाव की बात करते हैं, उनकी सोच और विचारधारा की बात करते हैं, तो बड़ा फायदा राज्य को उनके बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए लिया गया है और निश्चित तौर पर एक बड़ा फायदा यहाँ के लोगों को भी मिला है। बड़े फैसले लेने में उनकी भूमिका काफ़ी अहम रही, जिसे शायद राष्ट्र हित में भी माना जाए। और उत्तराखंड जो आज इस स्तर पर है, जो वो राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका दर्ज करवा रहा है, उसमें उतना ही भूमिका पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की भी रही। जी बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से बात की जाए, जब वो आर्मी से रिटायर होने के बाद जब उन्होंने राजनीति में अपना सफर शुरू किया था तो ये देखा जा रहा था कि लगातार जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होने की कगार पर था। और लगातार जो उत्तराखंड को अलग होने में भी बीसी खंडूरी का बड़ा सहयोग रहा। लगातार उन्होंने अपने प्रदेश के लिए आवाजें उठाई, विधानसभा में तीखी बहसों के स्तर देखते हुए लगातार ये कहते रहे कि जो उत्तराखंड है उसको एक अलग स्तर पर लेके जाएंगे। और अलग स्तर पर ले जाने की बात जब आती थी तो इस तरह देखा जाता था कि लगातार काम की बात की जाए या फिर जब पूर्व मुख्यमंत्री अपने समय में, अपने कार्यकाल में उन्होंने प्रदेश को कई ऐसी सौगात, कई ऐसी बड़ी चुनौतियां थी जो उन्होंने दी हैं और प्रदेश को काफी आगे बढ़ाया है। तो लगातार ये भी देखना, जब उनकी बेटी, जो उनकी बात की जाए, रितु खंडूरी उनकी बेटी है, विधानसभा अध्यक्ष है भाजपा से, वो उनका भी ये साफ तौर से कहना था कि जो आज मैं हूँ वो अपने पिता के बलबूते पे और पिता की वजह से ही हूँ। तो ये भी देखा जाता रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से पंचतत्व में विलीन होने के बाद बात की जाए तो जब परिवार की बात की जाए तो परिवार से एक व्यक्ति कम हो गया है, कहीं ना कहीं क्षति का माहौल भी है। तो ये गमगीन माहौल है लोगों के लिए। जब प्रदेश की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस के भी सभी पदाधिकारी जो लोग थे सब यहाँ पर पहुंचे थे। पहुंचने के बाद जिस तरीके से देखा जा रहा था कि सबकी आंखें नम थी और जो लोग थे वो। ठीक है प्रवेश, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, अपनी नजर बनाकर रखिएगा। अगली बड़ी खबर टिहरी से है। टिहरी में हेलीकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हाई टेंशन विद्युत लाइन के संपर्क में आया। बद्रीनाथ से श्रद्धालुओं को वापस लेकर लौट रहा था ये हेलीकॉप्टर, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हादसे में पायलट समेत सभी 6 यात्री सुरक्षित हैं। ये जानकारी आप तक साझा करें। राहत की खबर ये है कि हादसा भले ही चिंता का विषय रहा या चिंताजनक था, लेकिन राहत की खबर ये है कि इसमें सभी लोग, पायलट समेत सभी यात्री सुरक्षित हैं। टिहरी के चंबा आराकोट क्षेत्र में तकनीकी खामी के बाद हेलीकॉप्टर को सत्यो सकलाना के खेतों में इमरजेंसी लैंड करवा दिया गया। हाई टेंशन लाइन से टकराने के बाद हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा। हालांकि पायलट समेत सभी 6 यात्री यहां पर सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ धाम से देहरादून की ओर जा रहा था, तभी उड़ान के दौरान यह हादसा हो गया।
उड़ान के दरमियान हाई टेंशन विद्युत लाइन के चपेट में आने के बाद और संपर्क में आने के बाद हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से को क्षति पहुंची, नुकसान पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों की टीम भी मौके पर पहुंच गई और सुरक्षा और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। हालांकि शुरुआती जांच में सभी यात्री सुरक्षित पाए गए हैं, जबकि घटना के कारणों की विस्तृत जांच संबंधित तकनीकी और एविएशन एजेंसियों की ओर से की जा रही है। इधर केदारनाथ यात्रा सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर मुनकटिया क्षेत्र में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिससे हजारों यात्री फंस गए थे। तेज बारिश के चलते अचानक स्लाइडिंग होने से सड़क पूरी तरीके से बाधित हो गई, उसमें रुकावट आ गई और दोनों तरफ यात्रियों की आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई। जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में मौके के लिए रवाना हुई। टीम ने जोखिम भरी परिस्थितियों के बीच अभियान चलाया और अभियान चलाते हुए यात्रियों को सुरक्षित निकालना शुरू किया। लगभग 10,450 यात्रियों को एसडीआरएफ की ओर से सुरक्षित रूप से सड़क पार कराकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया, यानी उन्हें विस्थापित कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। इसी दौरान जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाकर मार्ग को दोबारा यातायात के लिए बहाल किया गया। कई घंटों तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद स्थिति नॉर्मल हुई, सामान्य हुई और टीम देर रात सुरक्षित बेस कैंप वापस लौट आई। देहरादून के पेनिसिया अस्पताल में अचानक से आग का मामला सामने आया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। बताया गया कि एसी में ब्लास्ट होने के कारण अस्पताल में आग लग गई। कई मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किए जाने की भी खबर मिली। वहीं हादसे में कुछ लोगों के झुलसने की जानकारी है, जिन्हें इलाज के लिए कैलाश अस्पताल भेज दिया गया। घटना के बाद अस्पताल परिसर को खाली करवा दिया गया है। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अधिकारियों के अनुसार स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। फायर विभाग ने बताया कि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है। से जब हमने लोगों को शिफ्ट किया उस समय किसी की कैजुअलिटी नहीं थी। आगे अभी वर्तमान स्थिति क्या है, उनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में लेके जाया गया है, तो वहाँ पर क्या स्थिति है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं। इसका तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से ही कह रखा है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं और हमारी इस तरह की प्लेसेज हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है, अस्पताल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनका सेफ्टी ऑडिट समय समय पर कराया जाए। निश्चित रूप से इसका सेफ्टी ऑडिट जरूर हुआ होगा, लेकिन अभी बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेज है। इसके बारे में मैं अभी तत्काल कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ। ये पता लगा है कि ये किसी का हॉस्पिटल था, ये आनंद सिंह बोरा जी कोई नाम बता रहे थे, और उन्होंने पेनिसिया ग्रुप को ये हॉस्पिटल रेंट पर दिया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जब जांच होगी तब सामने निकल कर आएंगी कि किसी तरह की लापरवाही हुई या नहीं हुई। इधर रुद्रपुर में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में जिला सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जहां जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता की शिकायतों का तुरंत और संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए। तहसील दिवस में कुल 9 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 8 का मौके पर ही समाधान और निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान करना है और इसलिए अधिकारी हर शिकायत को गंभीरता से जरूर लें। 9 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और 8 का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और जनता की समस्याओं को त्वरित रूप से हल करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। पौड़ी से खबर है, जहां पर लगातार बढ़ती गर्मी और पेयजल संकट को लेकर मिल रही शिकायतों के बीच जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जल संस्थान कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और इसी औचक निरीक्षण के दौरान कार्यालय व्यवस्थाओं, शिकायत निस्तारण प्रणाली और फीड के कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें कई स्तरों पर लापरवाही भी सामने आई है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने एक जेई को वीडियो कॉल किया तो वे ड्यूटी समय में घर पर मिले। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित जेई को एडवर्स एंट्री देने के निर्देश दिए और वहीं अधीक्षण अभियंता कार्यालय
से अनुपस्थित पाए गए यानी गैर हाजिर पाए गए, जिनका 1 दिन का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया गया। साथ ही साथ सीसीटीवी लगाने और फील्ड मॉनिटरिंग को प्रभावी तरीके से बनाने के निर्देश भी दिए गए। इसमें जो रिसेंट समय में पेयजल से काफ़ी समस्याएं प्राप्त हो रही थी जनता के माध्यम से भी, तो उसके क्रम में आज हम लोगों ने जो अधिशासी अभियंता जल संस्थान के ऑफिस का निरीक्षण किया, वहाँ के कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया, उनकी शिकायत पंजिका आदि भी देखी और साथ में रैंडमली एक जेई को फ़ोन भी किया गया और उनसे वीडियो कॉल पे बात करके, क्योंकि अभी हम लोगों ने रिसेंटली निर्देश भी दे रखे हैं कि सभी जेईज अपने अपने फील्ड में रहेंगे, क्योंकि आजकल पानी की समस्या ज़्यादा हो रही है। तो उसके क्रम में उनसे जब वीडियो कॉल पे बात की गई तो वो अपने फील्ड में अपने आप को बताया गया, परंतु जब कॉल पे देख कर प्रयास किया गया तब पता चला वो अपने घर पर ही थे और इसके संबंध में उनको प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी गई है। और साथ में जो हमारे अधीक्षण अभियंता भी वहाँ पे नहीं थे तो उनके विरुद्ध भी हम लोगों ने सचिव साहब को भी लिखा है और साथ में उनको शोकॉज नोटिस भी इशू किया गया है। चंपावत में लडवाल फाउंडेशन ने लडवाल स्टेट में मेधावी छात्र सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया और इसी दौरान उत्तराखंड बोर्ड के इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा में प्रदेश और जिले के मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मनीष कुमार, एसपी रेखा यादव और विशिष्ट अतिथि पालिकाध्यक्ष प्रेमा पांडे, दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे, सीईओ और चेयरमैन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दरमियान डीएम मनीष कुमार ने कहा कि बच्चों के भविष्य के लिए इस तरह के कार्यक्रम काफ़ी प्रेरणादायी होते हैं और उन्होंने बच्चों को आगे भी मेहनत से पढ़ाई करने की प्रेरित किया। इस दौरान कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष, एसपी समेत अन्य लोगों ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम का संचालन रिटायर्ड प्रधानाचार्य बीसी जोशी की ओर से किया गया। के द्वारा जितने भी मेरिट लिस्ट के बच्चे टॉप 25 जो प्रदेश में उत्तराखंड बोर्ड में जो बच्चे हैं तो सभी का सम्मान समारोह यहाँ पे लडवाल फाउंडेशन के द्वारा 2015-16 से ये इवेंट कराया जा रहा है। इसमें हमारे जो मेधावी छात्र हैं पूरे ज़िले के, उनको सम्मानित किया जाता है। इस बीच हम लोगों ने जो पाया है, जो हमारे सबसे पहले हम लोग 2015-16 की बात करेंगे तो उस समय हमारे विवेकानंद मंदिर लोहाघाट चंपावत के बच्चों का ही वर्चस्व रहता था। जब ये माहौल पूरे ज़िले में फैला, ये मैसेज पूरे ज़िले में गया, तो उसके बाद हमारे रीठाकाल के बच्चे, भिंगराड़ा के बच्चे, मंच के बच्चे, फुंगर के बच्चे, अमोड़ी और बनवसा के बच्चे, वो भी हमारे टॉपर लिस्ट में आए। मुनस्यारी में मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है। जहां तेज बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को गर्मी से निजात मिली, वहीं पर्यटन कारोबारियों को भी पर्यटन बढ़ने की उम्मीद जागी है। आपको ये बताएं कि तेज बारिश के साथ सर्द हवाएं चली, जिससे पूरे क्षेत्र में मौसम सुहावना बन गया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है, जिसको लेकर पर्यटन कारोबारियों का ये कहना है कि मौसम में बदलाव और तब्दीली के बाद आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। दूसरी तरफ तराई और मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का असर लगातार देखने को मिल रहा है, जबकि पहाड़ी इलाकों में लोग ठंड महसूस कर रहे हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोली ढेक का झील के गेट मरम्मत कार्य के चलते खोले गए हैं, जिस कारण झील से छोड़े गए पानी के चलते लोहावती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से नौका संचालकों ने भी नौका संचालक बंद कर दिया है। आपको ये बताते चले कि कोली ढेक का झील की देखरेख का कार्य सिंचाई विभाग लोहाघाट की ओर से किया जाता है, जिसको लेकर अधिशासी अभियंता भट्ट ने बताया कि झील के गेटों का मरम्मत का काम पूरा हो चुका है और कहा कि मानसून से पहले हर साल झील के गेटों में मरम्मत का कार्य विभाग की ओर से करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि मरम्मत का मुख्य उद्देश्य और मकसद मानसून सत्र में झील के गेटों को दुरुस्त रखना है, ताकि मानसून काल में झीलों का जलस्तर बढ़ने पर सुचारू रूप से झील से जल निकासी की जा सके। मानसून से पहले गेटों की मरम्मत होती है, डैम के दोनों गेटों की। ये हमारी वर्कशॉप डिवीज़न है रुड़की की, उनकी टीम आई हुई है, उसको ये रिपेयर कर रही है। जैसे ही रिपेयर हो जाएगी गेट
अभी गेट ऊपर नीचे उठाते हुए इसको चेक कर रहे हैं। ये मानसून से पहले करना जरूरी होता है। इधर हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में पारिवारिक रिश्तों को झकझोर देने वाला गंभीर मसला सामने आया है, जहां पर एक पिता पर नाबालिग बेटियों के साथ यौन शोषण के आरोप लग गए हैं। आपको बताते चले कि पत्नी की तहरीर के आधार पर पति पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दायर कर लिया गया है। पीड़िता की मां की शिकायत में मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की बात भी दर्ज की गई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार के शिव मूर्ति चौक स्थित चित्रा टॉकीज के बाहर वाहन खड़ा करने को लेकर दो पक्षों में विवाद गहरा गया। देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्ष में विवाद मारपीट में शुरू हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने घटना की जानकारी देने की बात सामने आ रही है। इधर रुड़की से खबर है। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक ब्लड टेस्टिंग लैब में युवती के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि लैब में काम करने वाले एक युवक को लोगों ने युवती के साथ आपत्तिजनक हरकत करते हुए पकड़ लिया था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की भीड़ एकत्रित हो गई और जमकर हंगामा भी हुआ। इस दरमियान आरोपी की पिटाई भी कर दी गई। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर युवती की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी गई है। देखिए, पीड़िता ने ये कंप्लेन करी कि उसका जानने वाला है, मित्र है, वो उसको किसी बहाने वहाँ लेके गया और उसने उसके साथ छेड़खानी मोलेस्टेशन किया। उसमें हमने FIR पंजीकृत कर ली है। अभियुक्त को हमने अरेस्ट कर लिया था, डिटेन कर लिया था। बाकी इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। दोनों बालिग हैं और जो कंप्लेन के तथ्य इंग्रेडिएंट हैं उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई चल रही है। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम के पास गंगा में नहा रहा युवक डूबकर लापता हो गया, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची SDRF और पुलिस की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। साथ ही साथ युवक के परिजन भी मौके पर पहुंचे। आपको ये बताते चले कि घंटों की सर्चिंग के बावजूद युवक का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। गोताखोरों की मदद से नदी के आसपास के क्षेत्रों में भी लगातार तलाश की जा रही है, ताकि युवक का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।